हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट होगा मेरा 28 नंबर। देखिए, आपको जो है अप टू 30 प्रैक्टिस सेट को आज जो है कवर कर लिया जाएगा 30 सेट तक, तो ये हो जाएगा आपका 28 नंबर सेट। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि टोटल क्वेश्चन जो होता है 75 होता है। इसमें हम जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। वायु की वह अधिकतम मात्रा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या कहलाती है। तो देखिए, ज्वरीय आयतन तो नहीं कहलाएगा, अब परमाणु आयतन भी नहीं कहेगा। अवशिष्ट आयतन, देखते हैं अवशिष्ट का कोई अवशिष्ट पदार्थ का कोई आयतन इसका हटा दीजिए पूरी तरह से, तो इसका हो जाएगा क्या कि जो बाहरी निकालता है तो उसका क्या हो जाएगा, फेफड़ा का आयतन इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार, तो देखिए परमाणु का बोर मॉडल कहता क्या है। तो परमाणु का बोर मॉडल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि परमाणु का बोर मॉडल आखिर कहता क्या है, उसके बाद हम आंसर को बनाएंगे। तो परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार जो है कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉन का गुण जो होता है कोणीय संवेग h/2 पाई का सरल गुणांक होता है। तो देखिए, परमाणु के बोर के अनुसार जो होता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है h/2 पाई का जो है सरल गुणांक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरकिंजे तंतु जो है कहाँ में पाया जाता है। पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट है। तो देखिए, पुरकिंजे तंतु कहाँ पे विशिष्ट है। तो देखिए, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स नहीं हो जाएगा। त्वचा में ग्रंथि केशिकाएँ, ये भी नहीं होगा। रक्त कोशिकाएँ, तो रक्त कोशिकाएँ हो जाएगा आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस, ये सब रक्त कणिकाएँ हो जाता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो हृदय के स्नायु तंतु इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हृदय जो होता है, मानव हृदय को घेरने वाले झिल्ली को हम क्या बोलते हैं। तो मानव हृदय को घेरने वाली झिल्ली को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पेरिकार्डियम बोलते हैं। मानव के जो हृदय होता है वो जो पेरिकार्डियम झिल्ली से जो होता है घिरा होता है। और आपको बता दें कि न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यात्मक इकाई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है, तो इनकेस अगर हम उसके चालक को हम आवेश देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। तो देखिए, किसी चालक को अगर हम आवेश देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है पूरी तरह से समान होती है। संपूर्ण चालक पर क्या होता है, तो संपूर्ण चालक पे क्या हो जाएगा आपका, संपूर्ण चालक पे समान हो जाएगा। एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण चालक पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण चालक को हो जाएगा समान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। तो देखिए, सब इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर हम नीचे जाते हैं, जिस तरह से हम ऊपर से नीचे अगर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है आपका घटता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है। तो देखिए, शास्त्रीय भाषा के बारे में आपको बता दें कि शास्त्रीय भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शास्त्रीय भाषा जो है 6 है। कौन कौन से हो जाएगा, एक हो जाएगा संस्कृत के बाद हो जाएगा आपका तमिल हो जाएगा। तमिल वन सेकेंड इसको लिखते हैं कि किसमें, तो 8वीं अनुसूची में 6 जो है शास्त्रीय भाषा है, जिसमें आपका हो जाएगा तमिल के बाद हो जाएगा आपका संस्कृत कन्नड़ हो जाएगा। कन्नड़ के बाद हो जाएगा आपका तेलुगु हो गया, मलयालम हो जाएगा, उसके बाद मलयालम हो गया, उसके बाद हो जाएगा उड़िया। तो देखिए, तमिल को जो है इसके कौन सा है, पहला तमिल हो जाएगा। तो तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और आपको बता दें कि संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है। संस्कृत को 2005 में दिया गया है। कन्नड़ और तेलुगु को दिया गया है 2008 में दिया गया है। मलयालम को दिया गया है 2013 में और उड़िया भाषा को दिया गया है 2014 में। तो इसको जो है आप शास्त्रीय भाषा को याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन।
भारत के उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ पाया जाता है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होता है नदियों के द्वारा बहा करके उपजाऊ मिट्टी जो आती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जो होता है उपजाऊ क्षमता जो होता है ज़्यादा होता है। तो देखिए जो नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है, अगर नया मिट्टी हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नया मिट्टी न्यू वाले को हम बोलते हैं, न्यू वाले को हम बोलेंगे खादर, और ओल्ड वाले को हम बोलते हैं क्या, ओल्ड वाले को हम बांगर बोलते हैं। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सी सबसे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो आपका बांगर जो हो जाएगा आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी। नेक्स्ट देखेंगे राज्यसभा के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए राज्यसभा का जो आर्टिकल सबसे पहले हम याद कर लेंगे, क्या सबसे पहले हम याद करेंगे संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए ला इसको याद कीजिएगा। संसद का आर्टिकल नंबर 79 होता है, राज्यसभा का आर्टिकल नंबर 80 होता है, और आपको बता दें कि लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 होता है। तो हो गया। और उसी पर देखेंगे कि आर्टिकल नंबर जब राज्यसभा का आर्टिकल नंबर कितना होता है, तो 80 होता है, और इसमें जो होता है हर 2 साल पे जो होता है हर 2 साल पे 1/3 सदस्य जो होता है आपका रिटायर होता है। हर 2 साल पे 1/3 सदस्य जो होता है रिटायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बट राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 साल का होता है। और राज्यसभा के सभापति जो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपसभापति नहीं सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलना चाह रहा है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है होती है। तो देखिए सबसे मजबूत हड्डी की बात करते हैं तो जो आपका सबसे मजबूत हड्डी कहाँ का होता है, तो जबड़ा का हड्डी जो होता है मजबूत हो जाता है। लेकिन इसमें जबड़ा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जांघ की हड्डी जो होता है मजबूत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में करता है। तो देखिए जब कोई भी आवेशित कण है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत जो होता है गति करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो कण की चाल अपवर्तित होता है। कण की दिशा के चाल में होता है त्वरण अपवर्तित होता है, वेग अपवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत गति करता है तो उसकी चाल जो होता है अपवर्तित होता है। तो 21 का ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो इसमें बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर क्या है, तो ओम का नियम इसी को बोलते हैं। V बराबर आई आर हो जाएगा। अब बोलना क्या चाह रहा है कि यदि किसी सिरे के बीच के विभवांतर को आधा किया जाता है, मतलब कि आप जो है वोल्ट को आधा कर रहे हैं, विभवांतर को आधा कर दिया जाता है, तो इसमें बहने वाली धारा के मान क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें देखेंगे हम क्या कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, और जब V आधा हो जाएगा तो आपका I भी आधा हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जो आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 22 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जिंक सल्फेट हेमाटाइटेट ZnSO4 इंटू 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए आमतौर पर इसको जो है जिंक सल्फेट हेमीहाइड्रेट को आमतौर पे हम श्वेत तुतिया के नाम से जानते हैं। और जो होते नीला तुतिया का जो होता है फार्मूला होता है CuSO4। नीला तुतिया का फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O जो होता है नीला तुतिया का होता है, ब्लू बिट्रोल का होता है। और वही जिप्सम की फार्मूला बात करते हैं तो CuSO4 सब Cu है, CuSO4 इंटू 2H2O जो हो जाएगा आपका जिप्सम का फार्मूला हो जाएगा। वही जो होता है एल्पस नमक की फार्मूला हो जाएगा आपका MgSO4 इंटू H2O जो हो जाएगा आपका एम्पल्स साल्ट का फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि ZnSO4 इंटू 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत तुतिया के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए इसका जो ये होता है इसका एक फार्मूला है। इसका एक फार्मूला है क्यूरी के अनुसार। क्या बोला गया है, क्यूरी के अनुसार जो है चुंबकीय पद्धति जो होता है, क्यूरी के अनुसार
क्यूरी के अनुसार चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है परल ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने कि कहने का मतलब कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो हो जाएगा यहाँ पे, चुंबकीय प्रवृत्ति जो हो जाएगा परल ताप के, चुंबकीय प्रवृत्ति जो हो जाएगा आपका परल ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/t हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या बोला गया है कि किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है ताप पे निर्भर नहीं करता है। तो देखिए इसमें हो जाएगा प्रति चुंबकीय प्रवृत्ति, ये भी चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये भी फेराइट भी प्रतीय चुंबकीय है, लौह चुंबक भी प्रतीय चुंबकीय है। तो ये दोनों जो हो जाएगा आपका चुंबकीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। और चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है ताप के जो होता है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये तो ताप पे डिपेंड कर जाएगा। और देखिए प्रति चुंबकीय जो होता है ताप पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए अनुचुंबकीय के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएगा, Cu Fe आ जाएगा, Fe आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, निकेल आ जाएगा, ये सब जो हो जाएगा अनुचुंबकीय हो जाएगा। लेकिन प्रति चुंबकीय की बात करते हैं तो कौन कौन से हो जाएगा प्रति चुंबकीय में, Cu हो जाएगा, N2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएगा प्रति चुंबकीय के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाह रहा है। 31 देखिए कि 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार का आंदोलन किया गया था। तो देखिए 1867 में आत्माराम पांडुरंग और इनके साथ एक और थे एम जी रनाडे जो थे, एक थे आत्माराम पांडुरंग, एक थे एम.जी. रनाडे। इन्होंने मिल करके प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। और इसमें देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या, ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर अगर पूछता है तो 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रनाडे के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था 1867 में। 1875 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो देखिए 1857 में अगर विश्वविद्यालय पूछा जाता है तो 1857 में विश्वविद्यालय पूछा जाता है तो 1887 में जो है 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 1975 में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और आपको बता दें कि 1882 में जो है 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और बॉम्बे विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका 1857 में स्थापना किया गया था बॉम्बे विश्वविद्यालय का। और इसको बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में किया गया है। 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय। और आपको बता दें आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1927 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए भारत में प्रतिवर्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म तिथि पे जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो पंडित सरदार पटेल का जन्म तिथि देखेंगे तो 31 अक्टूबर 1875 जो है सरदार पटेल का जन्म तिथि है। और वही मृत्यु तिथि देखते हैं तो 15 दिसंबर 1950 हो जाएगा आपका मृत्यु हो जाएगा सरदार पटेल का। और उन्हीं के जन्म उपलक्ष्य पर जो है 31 अक्टूबर को भारत में प्रतिवर्ष एकता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलना चाह रहा है कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का परिणाम क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर पहले नियम क्या बोला है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का परिणाम क्या हो जाएगा। तो उसके परिणाम जो होता है आवेग के संरक्षण के बराबर होता है। उसके परिणाम जो होता है आवेश और ऊर्जा के संरक्षण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 किधर गया, हाँ 42 बोला गया क्या, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो देखिए नीले लिटमस को बोला गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है? आपको बताए थे एक ट्रिक कि नीले लिटमस ब्लू को आर कर लेता है। अगर अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप जाइएगा, ABCD के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जाइएगा तो एसिड हो जाएगा। एसिड जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। एसिड जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यही आप याद कीजिएगा ABR। इससे कौन सा हो जाएगा? तो निम्नलिखित में कौन सा जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो देखिए धोवन सोडा जो हो जाएगा आपका बेसिक कैरेक्टर का है तो एसिड नहीं होगा। बेकिंग सोडा भी जो हो जाएगा आपका एसिड कैरेक्टर है, ये भी नहीं हो जाएगा। चूने का पानी भी हटा दीजिए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सिरका जो होता है एसिड कैरेक्टर का होता है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सिरका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 का क्वेश्चन यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है तो इसका आंसर बता देते हैं। 43 का, दो उत्तल लेंस एवं A और B एक दूरी के संपर्क में है, क्रम से स्थित है, जिसकी फोकस दूरी 0.3 मीटर और 0.2 मीटर है। दोनों के एक साथ होने पर संयुक्त तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर इसमें हम बता देते हैं कि आंसर आपका 0.12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 कहना क्या चाह रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत में पहली बार जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किए हैं? तो अगर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है किनके द्वारा? तो किनके द्वारा किया गया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 YOS-8 को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है? तो देखिए कौन सा बोला, एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। तो मीथेन यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? इथाइन जो हो जाएगा एल्काइन सजातीय का पहला सदस्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कार्य बल व प्रतिक्रिया बल। तो देखेंगे न्यूटन के कार्य बल और प्रतिक्रिया बल जो होता है, न्यूटन के तीसरे नियम जो होता है भिन्न भिन्न पिंडों पर लगता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक ही पिंडों पर तो गलत हो जाएगा। सदैव बराबर नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। सदैव बराबर होता है तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए कौन हो जाएगा? तो 1 और 4 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर B जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि किसका कंट्रोल करता है? थायराइड ग्रंथि अग्नाशय अधिविरिक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो इसमें देखिए थायराइड ग्रंथि 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा थायराइड ग्रंथि किसको कंट्रोल करेगा? तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन को। तो ऑप्शन नंबर A हो जाए, B 2 हो जाएगा। B का देखेंगे अग्नाशय किसको संतुलित करता है? अग्नाशय किसको कंट्रोल करता है? तो इंसुलिन हार्मोन को। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और C को देखेंगे तो C को क्या है? अधिविरिक ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और C हो गया। उसके बाद D देखेंगे तो पीयूष ग्रंथि क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर D में जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का भार जो है, क्या बोला गया? यदि किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? तो वह वस्तु का जड़त्व हो जाएगा, नहीं होगा। यह वस्तु के अधिकृत क्षेत्रफल जो होता है तो क्षेत्रफल को काट दीजिए। वह वस्तु के आयतन होता है तो ये भी काट दीजिए। वस्तु का भार क्या होता है? वह एक बल है जिसमें पृथ्वी इसी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर D जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए क्या बोला गया है? आँख की वह संरचना जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करती है और रेटिना पर केंद्रित करने की कार्य करता है। तो अगर इसका आंसर हो जाएगा कि रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पर रेटिना हो जाएगा, कॉर्निया हो जाएगा, कॉर्निया। और देखते हैं इसमें आइरिस का काम क्या है? तो आइरिस जो है प्रकाश का नियंत्रण का काम करता है। इसमें लेंस जो होता है, लेंस तो आप जानते होंगे उसमें कि कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे जो है भारत देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो सेला सुरंग इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ में सेला सुरंग है? तो अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग है।
नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए WWW दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को ही जो 1 अगस्त को ही टिम बर्नर्स-ली जो थे WWW की खोज किए थे, तो उन्हीं को उपलक्ष्य में बनाया जाता है 1 अगस्त को। और WW होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल नेम होता है। तो कभी कभी आपका जो है रेलवे में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अब समाप्त होता है। तो इसी तरह से जो हो जाएगा आपका वीडियो समाप्त होता है। 75 नंबर क्वेश्चन जो होता है ALP में टोटल होता है, जिसमें आपका जीके और जीएस से आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस के आसपास मिलने वाले हैं। तो देखिए 50% अगर आप इसको बना करके अगर आप इस क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन भी अटेंड कर लेते हैं तो समझिए कि इस क्वेश्चन से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसके माध्यम से। सो आप जो है कंटिन्यू इसको बने रहें। आपका जो है लास्ट 2 वीडियो और इसमें अपलोड किया जाएगा और इसका जो है सेशन को समाप्त करते हैं हम यहीं पर। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए और अपना बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।